साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है और जैसी आज़ादी मिलती है तो वहां पर एक स्थिति पैदा हो जाती है भुखमरी की। लाखों लोग ऐसे थे जिन्हें एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में खाने कमाने की बड़ी दिक्कतें पड़ रही थी। एक गांव लगता है चिटगांव। दरअसल यहाँ के रहने वाली एक महिला ने एक सूदखोर से 500 टका लिए थे। 500 टका यानी कि 500 रुपए। बांग्लादेश की भाषा में वहां पर टका बोलते हैं और इंडिया में रुपए को रुपया बोलते हैं। जैसे उसने पैसे लिए, वो पैसे देने की वापसी में स्थिति में थी नहीं, तो उस सूदखोर ने उस महिला पर एक तरह से कब्जा जमा लिया। वो महिला कभी मेज बेचती थी बनाकर, तो कभी कुर्सियां बेचा करती थी। अब जैसे जैसे सूदखोर चाहता था वैसे वैसे वो महिला को करना पड़ता था। गांव के ही एक व्यक्ति की उस महिला पर नजर पड़ जाती है और उस महिला से उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम बहुत ज्यादा परेशान रहती हो, क्या बात है। तब उसने सूदखोर की कहानी उस व्यक्ति को बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम परेशान बिल्कुल मत हो और 500 टका मुझसे लो और मुझसे लेने के बाद उस सूदखोर के पैसे उतार देना। और जैसे ही इस महिला को यह बात पता चली तो महिला ने कहा कि तुम्हें मैं क्या दूंगी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे वापस कर देना, मुझे कुछ भी मतलब इसका नहीं चाहिए। यानी कि जिस तरह से तुम सूदखोर के साथ जुड़ी हो इस तरह से तो ये गुलामी है। देश आजाद हो चुका है और तुम अभी भी गुलामी कर रही हो। उस महिला ने ठीक वैसे ही किया। 500 टका उधार लेकर उस सूदखोर के दे दिए और जब महिला के पास पैसे हो जाते हैं तब उस व्यक्ति की उधारी भी वो पटा देती है। दरअसल वो व्यक्ति आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाता है और जब से बांग्लादेश में बवाल मचा है, जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर भाग जाती हैं, तब से उस व्यक्ति का नाम बड़ी तेजी के साथ सुर्खियों में लगता है। दरअसल वही व्यक्ति शेख हसीना के बाद अब उस देश पर राज करेगा। आज कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में बवाल क्यों मचा और कौन है वो व्यक्ति कि आखिरकार उस व्यक्ति को अब वहां का राजपाट मिलने वाला है, जबकि शेख हसीना इसी व्यक्ति की हत्या कराने के लिए तैयार थी। वो कहती थी कि इसको नदी में डुबोकर मार डालो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल 56% और 44%, 56% और 44% आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल मच जाता है। दरअसल साल 1971 में जिन लोगों ने देश में आजादी में हिस्सा लिया था उन लोगों के हिस्से में 56% आरक्षण आता है और बाकी पूरी जो जनता है, आवाम है, उसके हिस्से में 44%। यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को 44% हिस्से में रहना पड़ेगा। बाकी सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं और जो देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले परिवार के लोग हैं, उनकी पोती पोते हैं, उससे बड़े लोग हैं, तो उनके हिस्से में 56% आरक्षण। और इसी बात को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह से होने लगा कि कई हफ्ते बीत जाते हैं और सरकार इस धरना प्रदर्शन का कोई रास्ता नहीं निकाल पाती है। हालत बढ़ जाती है। हालांकि मामला कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट के बावजूद भी वही आरक्षण की नीति लगातार चल रही थी और हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। इसी बीच में इतना धरना प्रदर्शन चलता है कि गोलियां चलती हैं, लाठियां चलती हैं। जहां जिसको मौका मिल रहा था वहां लूटपाट की स्थिति भी पैदा हो जाती है और देखते ही देखते लगभग छात्रों सहित 300 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे ढाका विश्वविद्यालय के 3 छात्र। इनके एक का नाम होता है नाहिद इस्लाम, दूसरे का नाम होता है आसिफ महमूद और तीसरे का नाम होता है अबू बकर मजूमदार। दरअसल इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनके साथ काफी मात्रा में मारपीट भी की गई थी। हालांकि 29 जुलाई 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। इसमें पुलिस को नहीं दिखाया गया था, लेकिन इन लोगों ने कहा था, जो तीनों छात्र जो इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, कि भाई जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको शांत करो और अपने अपने घरों को लौट जाओ और इस तरह की जो हालात बेकाबू हो रहे हैं इसको ठीक करने में मदद करो। ये वीडियो जब वायरल होता है, लोगों तक पहुंचता है, तो लोग अपना शांत रहते हैं। लेकिन 3-4 दिन बीत जाते हैं। 4 अगस्त 2024 को एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। दरअसल नाहिद इस्लाम, साथ ही आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, इनका वीडियो था, सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ये कहानी असली बयां करते हैं। कहते हैं कि पुलिस वालों ने हमें बहुत मारा पीटा, टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद हमसे एक वीडियो बनवाया और ये अपील कराई गई कि इस तरह से आप एक वीडियो बनाइए ताकि जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं वो लोग अपने अपने घरों पर वापस लौट जाएं। और जैसे ही बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है तो लोगों में गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इस कदर आता है कि लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं और उतरते उतरते सड़कों पर हंगामा, मारपीट, जहां जिसके मौका लग रहा था, सरकार से सीधे सीधे आम लोगों के, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का एक तरह से सामना हो जाता है और स्थिति बेकाबू हो जाती है। अब बड़ी संख्या में जो लोग थे वो ढाका में उस जगह जाने लगते हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपना खुद का आवास होता है। ऐसी स्थिति में जो जनरल होते हैं, चीफ होते हैं आर्मी के, वो शेख हसीना को 45 मिनट का समय देते हैं। कहते हैं कि आप 45 मिनट में यहां से देश छोड़कर जा सकती हैं। अगर चली गई इस समय पर
तो ये जान बच जाएगी। अगर यहां से नहीं गई तो ये पब्लिक आपको मार डालेगी, क्योंकि पब्लिक ने फिर उनके घर पर कब्जा कर लिया। जो उनके अंडर गारमेंट्स तक थे उनको भी ले जाते हैं, उनके जो वहां पर पशु पक्षी थे उनको भी कब्जा कर लेते हैं, उनके जो उनके अपने कपड़े जो थे उन पर भी कब्जा कर लेते हैं, और जो जरूरी कीमती सामान थे उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब यहां से इस स्थिति में शेख हसीना अपने हेलीकॉप्टर के साथ सीधा उड़ान भरती हैं और भारत से शरण मांगती हैं। और इंडिया का एक जगह है गाजियाबाद, गाजियाबाद का ही एक जगह लगती है इंडियन एयरवेज, वहां पर जो उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, उसके बाद यहीं पे वो आसरा लेने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अलग अलग मुल्कों में जाकर शरण मांगने की कोशिश की, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोशिश थी कि पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत करीब में था, तो करीब में आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहां से भी किसी ऐसे सुरक्षित देश में जाना चाहती थी, लेकिन जाने की शायद अनुमति नहीं मिल रही है। हद तो तब हो जाती है जब 57 मुस्लिम मुल्क हैं, देश हैं, उन्होंने भी शायद उन्हें अपने यहां पर परमिशन नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अब सेना के हाथ में पूरी ताकत आ जाती है बांग्लादेश की, और जैसे ही सेना के हाथ में ताकत आती है तो अब एक नाम बड़ी तेजी के साथ सामने आने लगता है, और वो नाम था मोहम्मद यूनुस। आखिर मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है कि जो वहां पर सरकार है, उस सरकार की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे, और जिम्मेदारी संभालने के बाद इनको यहां पर एक तरह से जो शेख हसीना की जगह वो ले लेंगे। हालांकि वो इसके प्रमुख के रूप में रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन ये कौन व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनुस, आखिरकार इनका नाम अचानक से क्यों सामने आता है? वो 3 छात्रों ने इतनी मेहनत की और शेख हसीना को देश छोड़कर विदेश भागना पड़ा, और मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आने लगती है। और बताया जाता है कि 8 अगस्त 2024 की रात 8 बजे के आसपास वो शपथ ग्रहण करेंगे, साथ ही अपनी एक टीम भी गठित कर देंगे। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस का पूरी दुनिया में एक नाम सुर्खियों में आ चुका है। अब हर कोई ये व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार ये मोहम्मद यूनुस हैं कौन। तो आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 28 जून 1940 को जब हमारा देश गुलाम था, तब ये भारत के पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश था, तब ये एक ही था। उस जगह पर एक गांव लगता है चिटगांव। दरअसल यहां पर एक व्यक्ति हाजी मोहम्मद सौदागर के घर में एक लड़के का जन्म होता है, और उस लड़के का नाम मोहम्मद यूनुस रखा जाता है। दरअसल इस लड़के, वो जो लड़का शुरू से पढ़ने में होशियार था, उसने ढाका विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो सीधा अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाता है तो वहां जाने के बाद वो पीएचडी कर लेता है, और पीएचडी करने के बाद ही वहीं पर यानी कि अमेरिका में उसकी नौकरी लग जाती है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में नौकरी करने लगते हैं और बच्चों को, छात्रों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ाने लगते हैं। वक्त जब बीत जाता है तभी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बांग्लादेश हो जाता है। और बांग्लादेश को जब आज़ादी मिल जाती है तो आज़ादी के कुछ दिन के बाद ये मोहम्मद यूनुस अपने देश आ जाते हैं। और जब देश आए थे तब इनके देश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस दौरान चिटगांव में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, और विश्वविद्यालय के अंदर एक जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट था उसके ये हेड बन जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया करते थे, इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे एक प्रोफेसर की जिंदगी होती है, वो प्रोफेसर की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन देश की हालत अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक के रूप से बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। लाखों लोग ऐसे थे जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाया करता था। तो चिटगांव में एक ऐसी महिला को इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो महिला रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, थोड़ा परेशान रहती थी। उस महिला से पूछा कि तुम परेशान क्यों रहती हो, क्या बात है? तब उस महिला ने कहा कि मैंने 500 टका एक व्यक्ति, एक सौदागर से उधार लिए थे, जो सूदखोर होता है, सूदखोर से उधार लिए थे। अब मैं उसके पैसे पटा नहीं पा रही हूं। तो एक तरह से जो उनका खुद का काम था, कुर्सी बनाने का, मेज बनाने का, जैसा वो चाहता है मैं बाजार में वैसे ही बेच पाती हूं। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब ने, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि तुम तो एक तरह से गुलामी जैसी जिंदगी जी रही हो, इसलिए परेशान मत हो। 500 टका मैं आपको उधार देता हूं, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो मुझे वापस कर देना। जैसे इस महिला ने ये बात सुनी तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। महिला ने वो 500 टका लिए और जो सूदखोर था उसके पैसे वापस कर दिए। वो एक तरह से आजाद हो चुकी थी और वो अपना काम अच्छे से करने लगती है, यानी कि उसके पास अब पैसे इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे पैसे इकट्ठे होते हैं तो उसने मोहम्मद यूनुस को 500 टका वापस कर दिए। तो मोहम्मद यूनुस इस बात पर बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि तुमने पैसे कैसे कमाए? उन्होंने कहा कि जो सूदखोर था वो तो सारे पैसे ले जाया करता था, अब मेरे पास पैसे बच जाते हैं, तो इसलिए मैं इन पैसों को आपको वापस देने के लिए आई हूं। तब मोहम्मद यूनुस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना और महिलाओं की मदद की जाए। तब उन्होंने 40 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया, 42 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और 42 महिलाओं को उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए, यानी कि उन्हें उधार पैसे दिए। उनसे कहा कि तुम अपना बिजनेस व्यापार शुरू करो और ये जो मेरे पैसे हैं उधार जो तुम ले रही हो वो पैसे मुझे वापस कर देना। जैसे ये बात आती है, उन महिलाओं ने अपने कारोबार शुरू किया और 42 की 42 महिलाओं ने वक्त से पहले ही उनको पैसे वापस कर दिए। तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा बैंक बनाया जाए
और इसका नाम रखा उन्होंने माइक्रो क्रेडिट नाम रखा, और इसके लिए उन्होंने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को पैसे बांटना शुरू कर दिए। अब पैसे बांटने शुरू कर दिए तो उन्होंने 1983 में ग्रामीण बैंक की एक नींव रखी, और 40 वर्षों में लगभग उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसे बांटे, और पैसों की जो संख्या थी 4.3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बांट दिए। यानी कि एक प्रोफेसर ने इतना बड़ा मतलब काम किया कि लगभग 1 करोड़ लोगों को 4.3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बांट दिए। अगर हम इंडिया के रुपयों की बात करें तो ये 3.1 लाख करोड़ के आसपास ये रुपए हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और जिनको पैसे दिए गए थे 1 करोड़ लोगों में, वो अधिकांश महिलाएं थीं, और महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी ईमानदारी से काम करती हैं। ईमानदारी से काम करने के बाद उन्होंने पैसे कमाए, और उस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक होने लगती है, और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने लगता है। अब मोहम्मद यूनुस का जो नाम था वो धीरे धीरे करके पूरे बांग्लादेश में छाने लगता है, चमकने लगता है। माइक्रो क्रेडिट जो उन्होंने एक योजना शुरू की थी, वो माइक्रो क्रेडिट अब न केवल बांग्लादेश में थी, बल्कि दुनिया के 100 मुल्कों ने इस योजना को अपनाया, और खासकर अमेरिका ने भी इसको अपनाया। अब ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। उन्होंने ग्रामीण बैंक के बाद में साल 1997 में बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण फोन कंपनी की स्थापना की। वो ग्रामीण फोन कंपनी, जैसे कि अपने यहाँ पर एयरटेल है, या फिर आइडिया है, या फिलहाल जियो कंपनी है, तो ऐसे ही ग्रामीण फोन कंपनी साल 1997 में शुरू होती है, और बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में शुरू हो जाती है, नेटवर्क कंपनी के रूप में। और धीरे धीरे सरकार को ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी बन जाती है। अब हर कोई मोहम्मद यूनुस के गीत भी गाने लगता है, और गीत गाते गाते इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद यूनुस का कोई तो गरीबों का दोस्त बोला करता था, तो कोई गरीबों का बैंकर बोला करता था। अब इन्हें जब पूरी दुनिया में इनका नाम फैल जाता है, तब इन्हें साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। जैसे क्या मुजव्विर रहमान जो होते हैं, जो कि आजादी के पुरोधा माने जाते हैं बांग्लादेश में, उनको राष्ट्रपति का भी पुरस्कार मिला, यानी कि राष्ट्रपति भी चुने गए, और उन्हें महात्मा गांधी जी की तरह राष्ट्रपिता का भी खिताब मिला। दरअसल ये जो मोहम्मद यूनुस होते हैं, वो इनकी बेइंतहा तारीफ किया करते थे, और बात बात पे तारीफ करना, तो इसलिए पब्लिक में उनका रुझान ज्यादा था, क्योंकि वो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति के रूप में दोनों की भूमिका में थे। इनकी बेटी शेख हसीना होती हैं। शेख हसीना के दिमाग में ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति यानी मोहम्मद यूनुस है, इसका नाम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई इनकी गद्दी पर या फिर इस देश पर राज करना शुरू कर दे। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद शेख हसीना कहीं ना कहीं इनसे चिढ़ने लगती हैं, और इसी बीच में 18 फरवरी साल 2007 की यह बात है, इन्होंने नागरिक शक्ति के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई, और जब पार्टी बनाई तो उस पार्टी में इन्होंने ईमानदार लोगों को इस पार्टी के अंदर रखा, जैसे क्या प्रोफेसर, जैसे क्या ईमानदार पत्रकार, उन लोगों को रखा। लेकिन कहते यह है कि राजनीति कभी ईमानदार लोगों से चलती ही नहीं है, इसलिए मोहम्मद यूनुस की जो पार्टी थी नागरिक शक्ति, वो ईमानदार लोगों वैसे चलती नहीं है। और ऐसी स्थिति में इस बीच में जो शेख हसीना होती हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और उनको जेल जाना पड़ता है। सेना के हाथ में पूरी शक्ति आ जाती है, पूरी बांग्लादेश की जो सेना थी उसके हाथ में शक्ति आ जाती है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस, हम आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस देश पर राज करो, और क्योंकि आपके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इसलिए जैसा आप करोगे तो शायद अच्छा ही होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और यहां से वो अपना अलग हट जाते हैं। लेकिन 1-2 साल बीतता है, साल 2009 में इलेक्शन होता है, और शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। और जैसी प्रधानमंत्री बनती हैं, उन्हें लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़े खतरा साबित हो सकते हैं, इसलिए 5 एजेंसियां उनके पीछे उन्होंने लगा दी, इनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, और जहां भी मौका मिलता था वहां उनकी बुराई करना, जैसे राजनीतिक हमले होते हैं उनकी बुराई करना, पब्लिक में उनकी इमेज खराब करना, इस तरह से। और अब लोगों में भी गुस्सा आने लगा, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी लोग पीछे लगा दिए। तब इनकी हत्या करने का प्लान बना, और जब हत्या करने की स्थिति पैदा हो जाती है, तब अमेरिकी दूतावास के अंदर ये मोहम्मद यूनुस जाते हैं, छुप जाते हैं, अपनी किसी तरकीब से जान बचाते हैं। लेकिन ये इन्हें पीछा नहीं छोड़ रही थी शेख हसीना। कभी इन्हें गरीबों का खून चूसने वाला बताया, तो कभी गरीबों का इन्हें दुश्मन बताया। साल 2011 में जो इनका अपना बैंक था, उसके मालिक थे ग्रामीण बैंक के नाम से, उस बैंक से इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा कि 60 साल से इनकी तो ज्यादा उम्र हो चुकी है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं। तो उनकी जो ताकत थी, उनका जो अधिकार था, उस बैंक से छीन लिया। अब उन्हें लगने लगता है कि यहां पर तो शायद खतरा है। साल 2012 में वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पद्मा, एक जगह नदी है जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी पर यह पुल बनाना था, और वर्ल्ड बैंक से मदद मांगनी थी। इन्होंने पूरे देश में एक तरह की हवा फैलाई शेख हसीना ने कि वर्ल्ड बैंक से में पैसे मिलने वाले थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पैसे देने से साफ इनकार करवा दिया है। मोहम्मद यूनुस ने हमारे देश की छवि खराब की है, भांची मारी है। तो ऐसी स्थिति में इनके और दुश्मन पैदा कर दिए जाते हैं, और लगभग 10 साल लगते हैं, यानी कि साल 2022 में पद्मा नदी पर
ब्रज बन जाता है, तब इन्होंने एक बयान दिया था कि ये मोहम्मद यूनुस है, इस व्यक्ति को इस पुल से लटका दिया जाए और ये तेज धारा के साथ इसको बहा दिया जाए, इसकी हत्या कर दी जाए, जब तक इसकी सांस ना रुक जाए तब तक इसे ऊपर ना खींचा जाए। इस तरह की जो बयानबाजी की जाते हैं, तो बयानबाजी करने के बाद इसी बीच में लगभग इन पर 100 से ज्यादा मुकदमे भी चल रहे थे। यानी कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश के लिए मदद की, जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को उनकी गरीबी से ऊपर उठाया, जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जैसे खिताब से सम्मानित किया गया, उस व्यक्ति की शेख हसीना लगातार दुश्मन बनती चली गई। और जब देश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में लोगों को नाम याद आता है मोहम्मद यूनुस, कि मोहम्मद यूनुस आए और इस देश पर राज करें, और वो जब राज करेंगे तो शायद देश की स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस पेरिस में थे, और पेरिस में होने के बाद उन्हें 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास इन्विटेशन दिया जाता है कि आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रमुख के रूप में आप शपथ ग्रहण करिए। सेना का तो राज होगा, लेकिन इनकी सलाह के बाद ही ये उच्च सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके जो दुश्मन हैं, यानी कि दोनों की दुश्मनी बनी हुई बरकरार है, शेख हसीना की और मोहम्मद यूनुस की। और शेख हसीना फिलहाल भारत के अंदर हैं, वो विदेश में जाकर कहीं आसरा ढूंढने की तलाश में है। यदि मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आ ही गई है, क्योंकि रात के 8 बजे ये बात क्लियर हो ही जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भारत से ये डिमांड करेंगे, ये अपील करेंगे कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके वापस दिया जाए। यदि शेख हसीना को वापस गिरफ्तार करके देश में बुलाया गया, तो हो सकता है कि उन्हें फांसी की सजा हो जाए, हो सकता है कि उन्हें मरवा दिया जाए, हो सकता है कि उन्हें कोई और भी उन्हें नुकसान हो। अब भारत अगर नहीं देता है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में तनातनी की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि अभी तक जो साल 1971 से लेके भारत और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बहुत ही शानदार अच्छे संबंध रहे हैं, उन संबंधों में खटास की स्थिति पैदा भी हो सकती है। एक बयान और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में जब आग जैसी स्थिति हो जाती है, 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं, जो वहां के प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से एक बयान आता है कि बांग्लादेश का यह आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तभी मोहम्मद यूनुस का एक बयान आता है कि एक भाई के घर में अगर आग लग रही है, तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उस आग को बुझाने में मदद करें। लेकिन भारत ने जिस तरह का जवाब दिया है, शायद उस तरह का जवाब उन्हें देना नहीं चाहता था। जिस तरह के बयानबाजी निकल के सामने आ रही हैं, तो भविष्य ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी की स्थिति रहती है, जैसे कि अब भारत और चीन के बीच में तनातनी की स्थिति रहती है, कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनातनी की स्थिति पैदा ना हो जाए। और वैसे भी हमारे देश इस मामले में उसे सजगता से कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जो भी एक विदेशी मामला होता है जैसे संभाले जाते हैं, वैसे संभालने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मेरठ के खतौली के रहने वाले हैं श्याम सुंदर, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चीकू, अवधलाल यादव, पिंटू साहनी, राघव सिंह, चिराग कुमार, संध्या सिंह, मोहम्मद मेराज हुसैन, तोगीर अहमद, बलबीर सिंह, शिवम गुप्ता, काजल, जाकिर अली, प्रवीण पटेल, फतेह सिंह, आजाद कुमार, सलीम खान, लीला शर्मा, जवाहर लाल, अली शेख। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।